वेलकम ऑन माय चैनल। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल केडी प्रयास एकेडमी से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सीटेट से संबंधित सारी जानकारी देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये कोई पेड चैनल नहीं है, बस इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है सीटेट यूपीटेट। और एक किसी भी अगर जो टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है या अन्य कोई एग्ज़ाम है तो उनकी भी सूचना और नोटिफिकेशन अगर जैसे ही आता है या कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो उसकी भी सूचना आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो हैं आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, साथ में सीटेट की अभी जो आने वाला है आपका उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स लेनी है, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो आगे की वीडियोस में आती रहेंगी ये चीज़ें। हमने अभी प्रीवियस ईयर का एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें आपको दिसंबर जुलाई 2024, उसके बाद हम लोग 2018 तक के जितने पेपर हैं वो भी जो आपके ऑफिशियल आंसर की होती है उनसे हम करा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको कितना इंपॉर्टेंट होने वाली है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको प्रिपरेशन ट्रिक बताएंगे ना, आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बिना आप सीटेट अगर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आगे का चीज़। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इस टीचिंग्स एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं उनके साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 50 तक क्वेश्चन देखे थे और 51 से 60 तक, जबकि हम लोग 10-10 क्वेश्चन अभी देख रहे हैं क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा शायद क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाए, कुछ स्ट्रेटजीज शेयर करना स्टार्ट हो जाए, तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। लेकिन आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए और साथ साथ इस पेपर को सॉल्व करना देखते रहिए, किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, कैसे आपको आंसर देना है, टैग वर्ड्स भी यूज़ होते हैं उनका किस तरीके से यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम आगे भी बताएंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है और सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे। सारे पेपर के सारे, मतलब अभी मैं सोशल साइंस करा रही हूँ, फिर उसके बाद इसके बाद आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट है, साइंस, सब कुछ मिलेगा। साइंस वालों के लिए साइंस और सोशल साइंस वालों के लिए सोशल साइंस। ठीक है, तो सोशल साइंस के ही अभी 3 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। और साइंस के भी पहले के हैं, तो अभी नए में मैंने साइंस के अपलोड नहीं किए हैं। तो आप लोग ये स्टार्टिंग सीरीज़ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आज का है और पहला क्वेश्चन कहता है कि भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। द कैटेगरी अर्स्टवाइल प्रिंसिपल स्टेट वाज एप्लीकेबल। स्वतंत्रता के समय केवल 1947-48 के आसपास या 1947-48 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। 1956 के बाद जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया या किसी पर भी नहीं, क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान ही नहीं थी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे भूतपूर्व रियासत श्रेणी जो लागू थी वो 1947-48 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली थी तब थी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी, आप जो देख रहे हैं उससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, 60 तक आज हम लोग करेंगे। तो 52 में पूछा गया है कि 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सके। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी। लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। तो क्या रीज़न था औपनिवेशिक 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पे ही क्यों पढ़ाया जाता था? इसका क्या रीज़न था, ये कारण पूछा गया है। तो देखिए, वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सके, यही एक रीज़न था ऐसा। और लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी। तो ये 2 कारण जो है
वो आपके वैलिड हैं, वो ऑप्शन नंबर 1 में है, ए और बी। तो ये दोनों कारण हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार, जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था, का संपादक था? तो केसरी के संपादक कौन थे? ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय? कौन थे यहाँ पे, हमको इसका आंसर बताना है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो केसरी नामक अखबार के संपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैच द फॉलोइंग, पृथ्वी के मंडल के बारे में है और स्थल मंडल है। अब स्थल मंडल हमको मैच करना है, तो स्थल मंडल पे आप जानते हैं कौन पाया जाता है, तो आपको उसी हिसाब से मैच करना है। ठीक है, स्थल मंडल किससे बना हुआ है? चट्टान और खनिज से बना हुआ है, तो ये स्थल मंडल है। जल मंडल में क्या होगा? जल के विभिन्न स्रोत होंगे, इतना इजीली आप देख सकते हैं। उसके बाद वायुमंडल में वायु होगा, वायु की पतली परत होगी। जैव मंडल में पादप एवं जीव जंतु होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो करेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में है। जो चमड़े का काम करते थे, जूते वगैरह बनाते होंगे, उनके लिए है। तो पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी। बी कहता है कि सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। अब 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प का हमको क्या करना है? चयन करना है। तो क्या राइट आंसर होगा? देखिए यहाँ पे पहला बात तो सही है कि विश्व युद्ध के दौरान जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई, तो ये तो सही है, लेकिन बी वाला जो है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई, उसे क्या कहते हैं? जागीर कहते हैं, जब्त कहते हैं, जात कहते हैं या इक्ता कहते हैं? तो मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई, उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर 2, जब्त। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, और क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, और प्रीवियस ईयर पेपर एकदम रट जाना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रिपीट क्यों नहीं होंगे? आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़नी है, हर साल वहीं से आने हैं, तो बिल्कुल भी आपको यही करना है। अभी एनसीईआरटी की बुक बदल रही है, लेकिन आपका सिलेबस अभी उसी में से आएगा, बहुत ज़्यादा बदलाव में से नहीं आएगा। अभी जब तक पूरी चीज़ें नहीं आ जाती हैं हर क्लास की, आपको अभी पिछला ही चीज़ें तय करनी है। ठीक है, पिछला ही सिलेबस सब कुछ अभी तय करना। अभी 3rd 4th में बोल रहे हैं कि सीटेट 4 भाग में होगा, अभी देखिए क्या होता है। अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है ना, इतना आसान नहीं होता है चीज़ों को करना। तो क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे IST, भारतीय मानक समय जिसे कहते हैं, तो है। तो चेन्नई के पास क्रमशः 10 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा देखिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सुबह के 8:50 बजे तथा सुबह के 9:41 बजे इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी वाले पार्ट में दिया हुआ है, वहाँ से आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। सरकार ने ऐसे कानून पारित किए, देखिए 60 तक ही आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत बड़ा मैं अभी नहीं बना रही हूँ। आप लोग जुड़ जाइए, पहले जुड़ जाइए, पूरा मन बना लीजिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।
जितना हो सके शेयर करिए, इस चैनल को भी आगे बढ़ाइए। और मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल आप लोगों के साथ पूरी तरीके से हूँ। हर स्ट्रेटेजी शेयर करूँगी, मैंने किस तरीके से 4-5 बार क्वालिफाइड किया, सब कुछ आप लोगों को बताऊँगी। आप लोगों को कोई पेड किसी भी चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है, और पेड लेना भी है तो किसका लेना है वो मैं बता दूँगी, ठीक है। सरकार ने ऐसे कानून बनाए, क्वेश्चन है, जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी क्रैच सुविधा जो होती है को अनिवार्य किया जहां महिला कर्मचारियों की संख्या से अधिक है, 10, 15, 25 या 30। क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जो 30 नंबर है, जो महिला कर्मचारियों की संख्या जो है वो 30 से अधिक है, ठीक है। तो 58 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का 2 क्वेश्चन और बाकी है, और फटाफट के इस समय आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। पृथ्वी की शैलें वे शैलें हैं जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हुए हैं। विश्व की नवीनतम शैली मानी जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, पूर्वी यूरोप में स्थित है, हिमालय क्षेत्र में स्थित है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जो पृथ्वी की शैलें हैं वे शैलें हैं जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिस्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा नहीं है? भवनों, चित्रों, पेंटिंग में मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन, औजारों, हथियारों, पैन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई, जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढना, लिखित सामग्री, लेखों की जांच। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, पहले इन सबों को हटा लूँ मैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसका आंसर तो मैं आप लोगों से चाहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, क्योंकि पिछली बार भी मैंने पूछा था, आप लोगों ने कमेंट में आंसर नहीं बताया, तो मैं ही बता देती हूँ ताकि आप लोग पढ़ ले कम से कम। और दोबारा जब मैं रिवीज़न कराऊंगी, जिस समय एग्ज़ाम का टाइम 10 दिन बचा होगा, जब मैं रिवीज़न कराऊंगी तो ये क्वेश्चन आप धड़ल्ले से कर सकें, इसलिए मैं रिवीज़न भी कराऊंगी इन क्वेश्चंस के। तो आप लोग लेकिन वो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखित सामग्री की जांच जो है, एग्जामिन द रिटन रिकॉर्ड इज़ द राइट आंसर। इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद जो थे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही है? तो लिखित सामग्री, लेखों की जांच। देखिए इस बार वैकेंसी बहुत भयंकर आने वाली है, यूपी में भी वैकेंसी आने के फुल चांसेस दिख रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस बार सीटेट को बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। देखते हैं प्रोजेक्ट मैटर इन सोशल साइंस इन्वॉल्व। क्या इन्वॉल्व करता है? एक्टिविटी, डिस्कशन, नरेशन एंड एक्सपेरिमेंट। सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है क्या? गतिविधि, चर्चा, प्रयोग या वर्णन। तो क्या क्या चीज़ें, एक से ज़्यादा चीज़ें शामिल हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा उसको जानेंगे। तो देखिए आप लोग भी अपना देखते रहिए कि क्या आपको क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपको इसमें से आप कितने खुद से कर पाएँ, ठीक है। आंसर तो मैं आपको बता ही रही हूँ। तो यहाँ पे जो गतिविधि है वो भी होती है, ठीक है, चर्चा भी की जाती है, प्रयोग भी होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वर्णन परियोजना पद्धति में शामिल नहीं है, ठीक है। तो परियोजना पद्धति में, सामाजिक विज्ञान में जो परियोजना पद्धति है वो आपका गतिविधि, चर्चा, प्रयोग तीनों आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज टू। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अगर आप नहीं जानते हैं तो देखिए, जब किसी बच्चा किसी काम में पिछड़ता है या उस काम को नहीं कराता है तो उसके बारे में पता किया जाता है कि आखिर उसके शिक्षा में पिछड़ने का कारण क्या है, या कोई भी प्रॉब्लम उसको आ रही है तो उसके कारण को पता लगाना नैदानिक यानी डायग्नोस्टिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग राइट आंसर की तरफ
कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए दिया गया है, विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, विद्यार्थियों की पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना। देखिए श्रेणियों में वर्गीकृत करना एक निगेटिव टैग वर्ड्स है और कभी भी निगेटिव टैग वर्ड्स स्टूडेंट के लिए सही नहीं होता है। विद्यार्थियों को आंकना, आंका नहीं जाता है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पे सही है नैदानिक मूल्यांकन के यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट के, जो कि है ए और बी ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका हैं, बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती हैं और ये नियम कहाँ बनाना है, एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे नियमों का पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के रूप में प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? विविधता, हाशियाकरण, प्रजातंत्र या बाजार। डाइवर्सिटी, मार्जिनलाइजेशन, डेमोक्रेसी, मार्केट्स। तो क्या राइट ऑप्शन होगा? देखिए यहाँ पे प्रजातंत्र जो है, डेमोक्रेसी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में अभिकथन दिया हुआ है ए और उसका तर्क दिया हुआ है आर, पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब अभिकथन और तर्क को पहले पढ़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत भर के पूछे जाते हैं, कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको फिक्स मिलने वाले हैं अभिकथन और कारण वाले, तर्क वाले। सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। तर्क कहता है कि प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न असदृश सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। यहाँ पे जो राइट आंसर देखिए, अभिकथन और कथन के बारे में क्या सही है, तो आपका जो कथन और कारण जो तर्क है दोनों सही है, लेकिन ये जो तर्क है ना, ये इसकी सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। यहाँ पे आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है, इसलिए ये दोनों ही सही हैं और दोनों ही जो तर्क है वो अभिकथन की सही व्याख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। अब लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? लोग समान और स्वतंत्र हैं, सही बात है। लोग धनी और समृद्ध होते हैं, ये भी सही है। लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं। सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत है। देखिए यहाँ पे जो आपकी सीटेट की वेबसाइट पे जो आंसर आया था वहाँ पे जेड लिखा हुआ है, तो जेड का मतलब है इन्होंने सभी ऑप्शन को क्या माना है? सही माना है। ठीक है, तो ऑल इज़ राइट। यहाँ पे 1 मार्क्स जो हैं, ऐसे ही स्टूडेंट ने कोई भी अगर ऑप्शन लगाया होता तो उनको मिल गया, क्योंकि यहाँ पे सारी बातें एक तरीके से सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ए बी सी डी किसी ऑप्शन में चारों नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल मतलब कोई भी आप लगाते तो सही होता है, क्योंकि ये चारों बातें सही हैं और ए बी सी डी चारों ऑप्शन किसी में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 65। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्नवाचक प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं? देखिए इंग्लिश में जिसको प्रॉब्लम, हिंदी में जिसको प्रॉब्लम हो, ऊपर इंग्लिश भी दी हुई है तो वो भी देख सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य क्या हैं जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं की संपादन उपार्जित किया जा सकता है? बी कहता है इतिहास की विधियाँ, ए विज्ञान, बी कला एवं प्रबंधन अध्ययनों की शोध में कैसे सहायक है? विविध भारती कार्यक्रमों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया था? आपके द्वारा देखे गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा लिखिए। भरूण क्या है? किस क्षेत्र राज्य में यह लोकप्रिय है? तो
विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकना है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, ये बात पूछा गया है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण, जो विश्लेषण जैसे डिवाइड करके, ठीक है, संश्लेषण और विश्लेषण दो चीज़ें होती हैं, तो इसमें विश्लेषण पक्ष को आंकना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें ए है, बी है और डी है। आपके द्वारा देखे गए, आपने देखा है ऐसी ऐतिहासिक धारावाहिक और उस पर समीक्षा लिखनी है, तो हम उसका विश्लेषण करके लिख रहे हैं। इतिहास की विभिन्न विधियां विज्ञान, कला, प्रबंधन अध्ययन में शोध में कैसे सहायक हैं, तो हम बताएंगे। वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य क्या हैं जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित किया जा सकता है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो हैं संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 तक आज हम लोग देखने वाले हैं। 10-10 क्वेश्चन का हम लोगों ने बनाया है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं। अभी आप लोग जुड़ जाइए, बहुत सारे लोग जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा और आने दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाए। और टेक्निक वगैरह जितनी भी चीज़ें मैं आपको पूरी की पूरी बता दूंगी, इससे ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीटेड पेपर बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ी सी सजेशंस मानने हैं। अगर आपने मान लिए, आप अभी एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं अभी एनसीईआरटी की क्लास मैंने स्टार्ट की थी, लेकिन उतना कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स चाहिए। अगर आप कहेंगे तो एनसीईआरटी में स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है। बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है। न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जिसमें ए, बी और डी जो है, ए है आपका मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चला जाता है। आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है। और डी कहता है कि न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका ए, बी, डी यहाँ पे सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या कहता है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती है, क्या कहलाती है? आनुवांशिक दवाइयाँ, वैश्विक ब्रांड, जेनरिक दवाइयाँ या प्राचीन उपचार। जेनेटिक, ग्लोबल, जेनरिक और एंशिएंट। क्या है राइट आंसर? यहाँ पे पता करेंगे तो देखिए, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेनरिक दवाइयाँ जो होती हैं, वो आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 कथन कारण। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान में श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। अच्छा, सामाजिक विज्ञान सामाजिक, सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्धमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। कौन सा सही है? क्या दोनों सही है या एक सही है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पहली बात बिल्कुल भी गलत है, ठीक है, और दूसरी वाली सही है, इसलिए ए असत्य है किंतु बी सत्य है। इज द ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का, भेदभाव विषय पर। और इससे पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर से लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है, सीरीज़ क्या स्टार्ट रखनी चाहिए या नहीं। भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? अशोक के अभिलेखों की लिपि, मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा, B.R. अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभव का वृतांत, एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुई महिला को दर्शाना। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, B.R. अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु
स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृतांत, ये आपका भेदभाव विषय, क्योंकि उनके साथ भेदभाव हो रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही है, ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, सीटेट की पूरी तैयारी होगी, साथ साथ जितनी परीक्षाएं आती हैं नोटिफिकेशन आता है उनकी भी जानकारी आपको इस चैनल से मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चर्चा इनको मैच करना है। योग्यताएं, चर्चा क्या होती है, ठीक है, और अवलोकन क्या है, नियामक सरोकार, स्पष्टीकरण, इसके बारे में हमको इधर से मैचिंग करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो हमको चर्चा क्या होती है, तो देखिए चर्चा सुनना, राय व्यक्त करना और दूसरों से पता करना, ये चर्चा में शामिल होता है। अवलोकन क्या होता है, रिपोर्टिंग करना, वर्णन, चित्रण और आरेखन जो होता है, ये सब एक तरीके से अवलोकन है, क्योंकि हम देख रहे हैं, देख के पता कर रहे हैं। नियामक सरोकार क्या होता है, तो भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना, ये सरोकार है। स्पष्टीकरण, तार्किक संबंध बनाना स्पष्टीकरण कहलाता है। और ये सारे ऑप्शन 1 में हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर इंग्लिश में दिया रहता है, नीचे हिंदी में, तो जिसको जो सही लगे उस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वो बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है और कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है, उसके पश्चात वो अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों को कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, देखभाल का कार्य, दोहरा का बोझ, गृह कार्य या भुगतान कार्य, क्या कहेंगे आपके हिसाब से? तो देखिए यहाँ पे दोहरा बोझ, चाय भी बेच रही है, कुएं से पानी पिला रही है, तो डबल बर्डन। ठीक है, राइट आंसर इज द डबल बर्डन। 73 क्वेश्चन नंबर का पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऑप्शन ढूंढना है हमको। सामाजिक क्यों, तो समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए, पाठ्यचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित बनाने एवं पाठ्यचर्या के दायरे को सीमित करने के लिए, या केवल शिक्षकों को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने का, समय, श्रम और धन की बचत करने के लिए, शिक्षक के अनुभव के इस्तेमाल द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए। क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यानी समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, अभिकथन और तर्क का है। आपने जान लिया होगा अब तक कि अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस समय ट्रेंड में हैं, आते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जितना पढ़ सकिए उतना एनसीईआरटी तो ज़रूर पढ़िए। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछे हो तो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। तर्क क्या है? यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करता है। भाई देखिए, मेरे लिए बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई बच्चा अंतर्मुखी है, मतलब नहीं पूछ पाता है, उसको पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आगे देखते हैं, नैतिक मूल्य बढ़ाए भी जा सकते हैं। कारण दिया हुआ है, सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारित मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। क्या राइट आंसर होगा? देखिए, पहला अभिकथन तो सही है, पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन इसका कारण ये जो दिया हुआ है ये असत्य है, इसलिए ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइएगा भाई,
कक्ष की दीवारें पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः के द्वारा सिखाया जाता है, अवलोकन, कल्पना, याद करना या तर्क। कैसे सिखाया जाएगा भाई? तो आपको सही आंसर बताना है, तो जब ऑब्जर्व करेंगे बच्चे तभी तो सीखेंगे, तो अवलोकन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 77 निम्न में से 80 तक हम लोग आज करेंगे। 10 क्वेश्चन कराती हूँ, आप लोगों को पता होगा अभी। निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य है जिसमें छात्रों को जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा जुलाई का सीटेट का, मैं आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्म करूँगी, तुरंत फॉर्म भर देना है और तैयारी में लग जाना है। छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। तो क्या एक परियोजना कार्य है? समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास, विषय ज्ञान और कौशल में सुधार, रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि, सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए वो है आपका, एक सेकेंड थोड़ा इसको, समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए, विद्यार्थी के नियमित कार्यों और गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड पर बनाने पर केंद्रित होना चाहिए, या विद्यार्थी को कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन से राइट आंसर हैं? देखिए, उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए, विद्यार्थी के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं है यहाँ पे, विद्यार्थी के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जाएंगे और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने क्षेत्र में भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? खोजबीन, सर्वेक्षण विधि, परियोजना या समस्या समाधान विधि? सही स्थिति जानना है। ठीक है, और यहाँ पे सही स्थिति अगर जाननी है तो हम उसका सर्वे करेंगे। ठीक है, तो सर्वे किया यानी सर्वेक्षण विधि करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन 80 तक मैं कराने वाली थी, तो 80 क्वेश्चन नंबर आ गया है। और यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट, प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हैं और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो? रूब्रिक्स, मल्टी चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पीय प्रश्न जिसको बोलते हैं, मौखिक प्रस्तुतिकरण या पोर्टफोलियो? क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे जो आंसर दिया गया था वो आपका था, इन सब में से कोई ऐसा फिक्स आंसर नहीं बताया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक ABCD करके दिया गया था, तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन द काइंड ऑफ रिजर्वेशन इज नॉट अ वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्विटी। हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पे पेपर में आपको मिलेगा भी और यहाँ पे भी है। तो भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? समान अवसर, पहला ऑप्शन कहता है कि समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। दूसरा है जिन राज्यों से प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं उन राज्यों के लोगों को नौकरियां देना। थर्ड है भाई जातिवाद के आधार, भाई भतीजावाद जो होता है कि उन्हीं का भतीजा भी करने के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करना। फोर्थ आता है राजनेताओं के सगे संबंधियों को नौकरी देना। तो इसमें से हमको करेक्ट आंसर चुनना है और यहाँ पे आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है पूछा गया है, और आंसर का हम कभी कभी स्किप कर जाते हैं कि उल्लंघन है या नहीं है। नहीं है वाला छोड़ के हम उल्लंघन है वाले पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे नहीं है या है पे आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो
यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये है, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। जबकि भाई भतीजावाद ये सब समानता के अधिकार के तो अंदर आएंगे नहीं, सब तो राजनेताओं के सगे संबंध, तो ये अधिकार समानता का तो हुआ नहीं। भाई भतीजावाद ये भी नहीं हुआ। मंत्री चुनकर आते हैं, उन राज्य के लोगों को नौकरी देना, तो ये सब क्या है, एक तरीके से पक्षपात है। तो यहाँ पे आरक्षण समानता का तो है नहीं, ठीक है, तो ये तो उल्लंघन हो रहा है। तो ये तीनों तो कट गए। आपका जो उल्लंघन नहीं है वो है, जब ये तीन तो ऑलरेडी कट गए, तो आप ऐसे भी ये आंसर लगा सकते हैं कि ये सही है। लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो भी आप यहाँ देखिए, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें हमें आलोचना करने का, आलोचनात्मक सोच चिंतन करने का मौका मिले, ऐसा कौन सा यहाँ पे है प्रश्न। शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई। अब यहाँ पे आप जब ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन वाले, यानी बहुत सारे आपके ऐसे मिल जाएंगे, तो आपको उसी हिसाब से ये समझना पड़ेगा कि कौन सा सही है। ठीक है, तो कोई एक इसमें से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन ऐसे ही दिए हुए हैं। तो शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना, तो हमको नहीं वाला खोजना है कि कौन सा नहीं है, क्योंकि 4 तो हैं, 4 ऑप्शन सब में सही दिए हुए हैं, एक कोई नहीं है, तो हमको नहीं वाला अगर पता होगा तो भी हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ए कहता है कि शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई, तो क्या भूमिका निभाई ये सोच के आप लिखेंगे, तो आलोचनात्मक चिंतन है। दूसरा है कि प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है, सरकार क्या कर रही है, इस पर सूचना प्राप्त करने में प्रेस वार्ता किस प्रकार आपकी सहायता करती है, ये भी सोच के आप लिखेंगे, आलोचनात्मक चिंतन का यूज़ हुआ है। थर्ड है, निदर्शी उदाहरणों के साथ बाजार में अंतर कीजिए, उदाहरण के साथ लिखना है, ये कोई आलोचनात्मक चिंतक नहीं है। फोर्थ है, डी है, एक लोक सेवक के लिए आवश्यक है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ है, इस पर व्याख्या करनी है, हमें सोच के लिखना है, चिंतन करना है। यहाँ पे जल की उपलब्धता बस्ती को प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक है, चर्चा करिए। कोई फिक्स चीज़ें यहाँ नहीं दी हुई हैं, हमको आलोचनात्मक चिंतन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा ऑप्शन ए, बी, डी और ई ये सही है, और ये हमारा ऑप्शन में है थर्ड में, ए, बी, डी, ई। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन है, जिनके पास यानी ज़मीन नहीं है, जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत क्या है, कृषि है, उनको क्या कहते हैं या वे क्या कहलाते हैं, सीमांत किसान, प्रवासी, कृषि मजदूर या छोटे किसान। क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, ऐसे लोगों को प्रवासी श्रमिक मजदूर भी कहते हैं, जिनके पास बड़ी संख्या में है, जो भूमिहीन है, और कृषि मजदूर भी कहते हैं। तो बी और सी दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जाएंगे और हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी। इसके बाद हम लोग 2024 के पेपर देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग 23 में देखेंगे कि कौन कौन से पेपर हुए हैं, और करते करते हम लोग 18 तक पूरे प्रैक्टिस करने वाले हैं, मस्त वाली।
यहाँ दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? अमेरिकन क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, रूसी क्रांति से या मैग्ना कार्टा से? कहाँ से लिए गए थे? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए थे। ठीक है, सही है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना, एक सेकेंड नोटिफिकेशन हटा दिया जाए भाई। लड़कियों के समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना, लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना, लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है। कौन सा? ये हमें बताना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लड़कों के, एक सेकेंड, बी, लड़कों के समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना, और साथ साथ हमारा क्या है? लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना। तो हमारा बी और सी ऑप्शन जो है लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है। इसके लिए हम ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जाएंगे जिसमें बी और सी हैं। तो यहाँ पे हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, लग रहा है। हाँ, यहाँ पे तो सभी लग रहे हैं। बी है, लड़कों के समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद किया जा रहा है, ये तटस्थ का एग्जाम्पल हो गया। ये नहीं होगा भाई, यहाँ पे लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना, ये तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत, पूर्वी या पश्चिम भारत में? आदिवासी समुदाय सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कहाँ पे अधिक सघनता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, और इसका सही राइट आंसर होगा पूर्वी भारत यानी ईस्ट इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 कथन और कारण से है, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन ऑप्शन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन ये कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम करता है। कथन आर यानी रीजन क्या है? एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हो। कथन ए और कारण आर जो है, यहाँ पे देखिए दोनों ही बातें सही हैं कि अगर हम कृषि गतिविधियों में निवेश करेंगे तो शहरी पलायन कम होगा, काम मिलेगा तो कम होगा, लेकिन एक पलायन में वृद्धि का भी कारण होता है एक विशिष्ट मौसम में, जब वो किसी कृषि का काम कम होता है तो लोग उस समय दूसरा व्यवसाय करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से कोई नहीं हो रही तो वो पलायन की वृद्धि हो जाती है। तो ये चीज़ है ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जाएंगे। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए की आर सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 88। 88 हाँ, विविधता विषय पर देखिए। विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थी हैं, उनको छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार, आगे से पीछे के क्रम में बैठने के क्रम के अनुसार, विद्यार्थियों की पिछली परीक्षा में आए अंकों के घटते क्रम में, विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो।
कौन सा सबसे अच्छा मेथड होगा समूहों में बांटने का। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा विषम यादृच्छिक, ये हेटेरोजेनस रैंडम ग्रुप्स बेस्ड ऑन अ गेम, यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो, ये सही है। 88 का 4। 89 क्वेश्चन नंबर, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन करिए। एकल विचारधारा की सम्मुखता, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना, सामाजिक विज्ञान से कुछ परिप्रेक्ष्यों का निष्कासन, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्री में कठिन भाषा का उपयोग। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा अनेक परिप्रेक्ष्य और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 और सोशल साइंस का ये हो जाने के बाद हम लोग हिंदी CDP ये इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। 2024 का कंप्लीट हो जाएगा। 2024 के जो लोग पूरा वीडियो नहीं देखे SST का, वो SST की प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी सारे क्वेश्चंस 60 क्वेश्चन ओवरऑल देख सकते हैं। तो यहाँ पे संविधान के एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच अब 2 दिन के बाद में 2023 के जो SST के क्वेश्चंस होंगे उनको लेके आऊँगी और वहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पूरा करने वाले हैं 2018 तक के क्वेश्चन। आपको कहीं नहीं जाना है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, सारी तैयारी कर मिलेगी फ्री में। बट आपको पूरा वीडियो देखना है, कमेंट करना है, प्यारा सा लाइक करना है। संविधान के एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह डैश को भी निर्धारित करता है। क्या है ऑप्शंस, क्या क्या हैं? चारों ऑप्शन देखते हैं। लोगों और कंपनियों के बीच संबंध, पड़ोसी देशों के बीच संबंध, लोगों और सरकार के बीच संबंध, पड़ोसी देशों और सरकार के बीच संबंध। ठीक है, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, लोगों और सरकार के बीच संबंध। रिलेशनशिप एमंग पीपल एंड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और जो लोग हैं वहाँ के उनके बीच संबंध को भी निर्धारित करता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और पूरी वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। और जितना हो सके शेयर करिएगा। सीटेट के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ों की व्यवस्था कर रही हूँ, सारी चीज़ें आपको एक एक करके सारी वीडियोस मिलेंगी। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।